नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका एचएसएससी एग्जाम क्रैकर पर। आज हरियाणा सीईटी मेंस के लिए इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक या इम्पोर्टेंट सीरीज जो हमने चला रखी है, उसकी क्लास नंबर 15 रहने वाली है। ठीक है, क्लास नंबर 15 15वीं क्लास होगी। इसके बाद एक और क्लास होगी और इसके बाद मैं कह सकता हूं कि ऑफिशियली इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस का जो टॉपिक है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं कराऊंगा तो पूरा कराऊंगा और ये सेकेंड लास्ट क्लास है, 15वीं क्लास है। चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है लॉ ऑफ रिटर्न्स। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल यानी पैमाने के प्रतिफल का नियम। मैंने आपको बताया था लॉज ऑफ प्रोडक्शन हमारे टॉपिक में है। लॉज ऑफ प्रोडक्शन में हमारे टॉपिक्स में है, जिसमें हमने दो लॉज को पढ़ना है। पहला है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो हम क्लास 14 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज क्लास 15 में हम लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल ये कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमारा एक और क्लास बचेगी जो कि इसका पार्ट नहीं है, वो टाइप्स ऑफ मार्केट्स के ऊपर है। मार्केट्स के बारे में हमें पढ़ना है, उसके बारे में। और उसके बाद हम कंप्लीटली कह सकते हैं कि भाई हमारा जो इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया। और उसके बाद मैं इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर एमसीक्यू सीरीज शुरू करूंगा। ठीक है, लेकिन एमसीक्यू सीरीज शुरू करने से पहले मैं आपका कुछ रिस्पॉन्स जानना चाहूंगा। वो मैं आपको एक छोटी सी वीडियो में प्रोपोज करके पूछूंगा। आप मुझे बताना, अगर आप संतुष्ट हैं तो मैं फिर एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के प्रतिफल का नियम। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो चैनल पे आपको एचएसएससी से रिलेटेड, सीईटी मेंस से रिलेटेड कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, एचएसएससी सीईटी मेंस से रिलेटेड। अब ये तैयारी आपके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, जितना हो सके शेयर करना है जिन दोस्तों के साथ आप चाहते हो जो आपके साथ नौकरी लगे। ठीक है, उनके प्यारों, अपने प्यारों के पास शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बस यही तीन काम करने हैं आपको, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए आगे चलते हैं, शुरुआत करते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे सामने पहला ही प्रश्न ये आता है, रिटर्न्स टू स्केल यानी पैमाने का प्रतिफल होता क्या है। ठीक है, हमें पता यही होना चाहिए कि पैमाने का प्रतिफल क्या होता है। इसीलिए हम इसी को शुरुआत से पढ़ेंगे कि होगा क्या। देखो, एक्चुअली अर्थशास्त्र में अगर हम पैमाने पर रिटर्न की बात कर रहे हैं, रिटर्न जो ये शब्द है ना, रिटर्न या फिर ये रिटर्न हिंदी में लिखा हुआ, इसका मतलब एक क्लियर है कि हम कुछ ना कुछ बदले में चाह रहे हैं। ठीक है, और इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ प्रोडक्शन में हम बदले में क्या चाहते हैं, हम कुछ ना कुछ आउटपुट चाहते हैं। क्या चाहते हैं, कुछ ना कुछ आउटपुट चाहते हैं, जो हमें कुछ ना कुछ इनपुट लगाने से मिला हो। ठीक है, हम हमारे बिजनेस में कोई इनपुट डालते हैं, कोई काम करते हैं हमारे बिजनेस में, उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ इनपुट्स लगाते हैं। ठीक है, और बदले में हमें प्रोडक्शन के रूप में आउटपुट मिलता है। प्रोडक्शन के रूप में आउटपुट मिलता है, और इन्हीं का बैलेंस कि कितना इनपुट लगाने से कितना आउटपुट मिला, या इसी को हम क्या कहते हैं, रिटर्न कहते हैं। और रिटर्न एक शब्द को संदर्भित करता है, बताता है, क्या बताता है कि इनपुट कारकों में परिवर्तन की डिग्री उत्पादन प्रक्रिया के दौरान अनुपातिक रूप से समर्पित रूप से उत्पादन को बदलती है। यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ बदल रहा है। क्या बदल रहा है, कैसे बदल रहा है, वो समझेंगे। चलिए, पहली बात, यहाँ ये कह रहा है कि कुछ इनपुट फैक्टर्स हैं। ठीक है, इनपुट कारकों में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आउटपुट बदल जाता है। ये कह रहा है कि अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है, कहने का मतलब आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये कहना चाहता है कि अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है
ठीक है। और आप उस बिजनेस में कुछ ना कुछ इनपुट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कुछ ना कुछ इनपुट लगाते हैं। तो बदले में आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। लेकिन जो इनपुट और आउटपुट का जो रेशो होता है, प्रपोर्शनैलिटी, समानुपातिका, ठीक है, ये अनुपातिक रूप से कहने प्रोपोर्शनल होते हैं और कॉन्करेंटली, समवर्ती रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कॉन्करेंटली का मतलब होता है समवर्ती रूप से, और प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब होता है अनुपातिक रूप से। ये दोनों एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े होते हैं। अब हम आगे अगर बात करें तो इसकी वजह से, इस स्केल की वजह से, देखो पिछला हमने जब पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल ऑफ, जो लॉ ऑफ वेरिएबल ऑफ प्रोडक्शन था क्लास 14 में, वो सिर्फ पूरी प्रोडक्शन के बेसिस पे कंप्लीट एक बड़े लेवल पे बता रहा था। यहाँ पे एक सिंगल इंडस्ट्री के लेवल पे भी बता देगा ये लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, एक सिंगल इंडस्ट्री के लिए भी बता देगा आपको। ठीक है, तो हमें इसी हिसाब से आगे समझना है। नेक्स्ट, यह मात्रात्मक परिवर्तन को बताता है। भाई सीधी सी बात है, बात ही हम प्रोडक्शन की कर रहे हैं, बात हम प्रोडक्शन की कर रहे हैं, उत्पादन की कर रहे हैं। तो उत्पादन का मतलब ही सीधा सीधा क्वांटिटेटिव रूप से जुड़ जाता है। ये क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाता है कि कितना इनपुट चेंज करने पर आपको कितना आउटपुट मिला। ये तो क्वांटिटी हुआ ना, यही तो क्वांटिटी होता है, और क्वांटिटी के चेंजेस को ही ये दिखाता है। अब नेक्स्ट बात ये आती है, ये जो चेंजेस अप्लाई होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए यानी दीर्घावधि के लिए लागू हो जाते हैं, लागू होते हैं। हमेशा जो भी इनपुट के अंदर चेंजेस होते हैं वो काफी लंबे समय तक बने रहते हैं। किसी भी फर्म का बिजनेस कैसा चल रहा है, कैसी उस इंडस्ट्री की एफिशिएंसी है, उसकी दक्षता। एफिशिएंसी वर्ड मैं आपको बार बार बताता हूं इकोनॉमिक्स में, एफिशिएंसी वर्ड यानी दक्षता के बारे में मैं आपको बार बार बताता हूं कि कैसे इकोनॉमी में हम किसी देश की, किसी इंडस्ट्री की, किसी के घर की, हर किसी व्यक्ति की दक्षता को देखते हैं, यानी एफिशिएंसी को देखते हैं। तो ये भी एक इंडस्ट्री की एफिशिएंसी यानी दक्षता को बताने का ही काम करता है, मापने का एक आधार है। ये डायग्राम समझिए ध्यान से, ठीक है, इस डायग्राम को ध्यान से समझिए। मैं आपको यहाँ पे कि रिटर्न टू स्केल का एक बहुत आसानी से समझने के लिए डायग्राम, हालांकि मैंने आगे 2 स्लाइड्स अलग से डाली हैं इसको पूरे को एक साथ एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन ये डायग्राम समझते ही आप इसका मेन बेसिक आइडिया समझ जाओगे। मेन बेसिक आइडिया आप समझ जाओगे कि क्या कहना चाहता है। ठीक है, देखो जब भी हम फैक्टर्स को घटा रहे हैं, यहाँ पे तो घटा रहे हैं, इसके बदले में यह लिख लो इंक्रीज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फैक्टर को घटा रहे हैं या इंक्रीज, घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, कैसे भी। ठीक है, अगर इनपुट बढ़ रहा है, इनपुट के घटने या बढ़ने की वजह से आपका आउटपुट बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा, रिटर्न टू स्केल क्या कहता है कि जब आपके इनपुट घटाने या बढ़ाने से आपका एक बार आउटपुट बढ़ रहा है, एक बार आपका आउटपुट ऐसे इंक्रीज कर रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा जितना आप इनपुट को बढ़ाएंगे उतना ही आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। यानी 1% इनपुट बढ़ाया तो 1% आउटपुट बढ़ गया, यानी कांस्टेंट, स्थिरता आ जाएगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंक्रीजिंग है, ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट है, स्थिर है, चीजें स्थिर स्थिर है। ठीक है, नेक्स्ट, कांस्टेंट होने के बाद आगे चल के ये जैसे ही फैक्टर्स को आप, इनपुट फैक्टर्स को लगातार बढ़ाते जाओगे तो प्रोडक्शन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंच जाएगा कि इससे ज्यादा प्रोडक्शन तो हो ही नहीं सकता। वहां के बाद भी अगर आप इनपुट बढ़ाओगे तो आपका इनपुट की जगह आउटपुट क्या, बढ़ने की जगह क्या होना शुरू हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा, आउटपुट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और यानी ये यहां से वापिस आने लग जाएगा, एक बार इंक्रीज, एक बार कांस्टेंट, फिर एक बार डिक्रीज। ये थ्योरी चलेगी पूरी, इंक्रीज कांस्टेंट फिर डिक्रीज। ठीक है, ऐसे आपको ये डायग्राम समझना पड़ेगा।
until the maximum production capacity is achieved, जब तक मैक्सिमम कैपेसिटी नहीं मिलती तब तक आपका इनपुट और आउटपुट प्रोपोर्शनली, मतलब समानुपाती रूप से चेंज होता रहेगा। ठीक है, देन आउटपुट स्टार्ट डिक्रीजिंग विद इनपुट। हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या पढ़ा था कि इनपुट, अगर आप इनपुट्स वगैरह को कुछ वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते हो तो एक बार आपका प्रोडक्शन बढ़ता है, उसके बाद वो तुरंत घटता है और फिर वो नेगेटिव हो जाता है, यानी ऋणात्मक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंक्रीज होता है, कांस्टेंट होता है और फिर डिक्रीज हो जाता है, नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं होता, ये बात याद रखनी है। ठीक है जी, इसके अंदर नेगेटिव नहीं होता है। क्या नेगेटिव नहीं होता है? प्रोडक्शन यानी उत्पादन। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसके हिसाब से जितने भी फर्म है सबको एक तो चीज हो जाती है, फर्म हैज टू बियर लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस विद एन इन इनपुट फैक्टर्स एंड वाइस वर्सा। जब भी इनपुट फैक्टर्स को बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा, अगर अगर यहाँ पे शब्द भी समझिए, अगर प्रोडक्शन को, इनपुट को घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, उसकी वजह से प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है ना, उत्पादन तो बढ़ रहा है। अगर उत्पादन बढ़ रहा है तो उत्पादनों के कारकों के साथ वृद्धि के साथ होता है, तो फर्म का क्या फायदा है? कोई भी फर्म है, कोई कंपनी है, उसका क्या फायदा है? उत्पादन की कम लागत वहन करनी पड़ती है उसको। यानी अगर कोई बिजनेस में इनपुट बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, उसकी वजह से फर्म को क्या फायदा होगा? उत्पादन की कीमत में कमी आ जाएगी और उसकी वजह से उसका जो खर्च होगा वो कम हो जाता है। उत्पादन की की कम लागत वहन करनी पड़ती है फर्म को। ठीक है, इसीलिए फर्मों को ये चीज बहुत पसंद है। फर्मों के लिए, व्यवसायों के लिए, संगठनों के लिए बहुत अधिक फायदेमंद है चीज ये। उत्पादन क्षमता को जानने में काफी हेल्प रहती है। और सरकार के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर सरकार को पता होगा कौन सा बिजनेस, कौन सी इंडस्ट्री किस हिसाब से ग्रो कर रही है, तो सरकार भी आसानी से उद्योगों को बांट सकेगी कि कौन से छोटे उद्योग हैं, कौन से बड़े उद्योग हैं। छोटे और बड़े उद्योगों में निर्माताओं के हिसाब से, प्रोड्यूसिंग के हिसाब से, मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से प्रोडक्ट्स को आराम से बांटा जा सकता है, इंडस्ट्रीज को बांटा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब रिटर्न्स टू स्केल को एक्सप्लेन किया गया है। जो बातें मैंने अभी बताई हैं अब तक, बिल्कुल वही सेम बातें इसके अंदर कही गई हैं कि अर्थशास्त्र को पैमाने का प्रतिफल का एक ऐसा शब्द है जिसमें हम तकनीक को एक तरह से रखते हैं, प्रोपोर्शन में, या कह लो कि समान अनुपात के हिसाब से इनपुट में परिवर्तन होता है, उसको उसी संदर्भ में उसको परिभाषित करते हैं। हम सेम टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। यह उत्पादक में बदलाव या भिन्नता को दर्शाता है कि जो उत्पादन है उसमें कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम मानते हैं कि जो एक जनरल चीज हमारी सोच होती है, हमारी क्या सोच होती है? जनरल सोच, वही हमें रखनी है। बिल्कुल जनरल सी सोच है, सामान्य, इसको सामान्य कह देंगे कि सामान्य सी हमारी क्या सोच होती है कि अगर हम किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर बात करें और इनपुट्स की बात करें, तो इनपुट की बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर, तो हम सबसे पहले क्या सोचेंगे कि इस कंपनी के अंदर दो ही चीजें चेंज हो सकती हैं इनपुट्स के तौर पे। इनपुट के तौर पे हम दो चीजें चेंज कर सकते हैं। क्या चीजें चेंज कर सकते हैं? एक तो हमारे पास लेबर, यानी श्रमिक या श्रम। ठीक है, श्रमिक घटा दिए, बढ़ा दिए। दूसरा कैपिटल, पूंजी। ठीक है, पूंजी, हमने पूंजी कम कर दी, घटा दी, बढ़ा दी। बस इन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पे हम चीजों को देख सकते हैं। तो नॉर्मल यही सोच हमें रखनी है कि लेबर और कैपिटल टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, हमें कॉमनली वही इनपुट यूज करने हैं जो हम मानते हैं कि लेबर और कैपिटल, यानी पूंजी और श्रम। ठीक है, श्रम और पूंजी जैसे इनपुट का उपयोग करता है, हमें यही मान के चलना है। इसके लिए हम ये कहेंगे कि इट इज द बेस्ट मेथड। ये ना उत्पादन की दक्षता, एफिशिएंसी, उत्पादन की एफिशिएंसी को नापने का एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा मेथड है। इट इज द बेस्ट मेथड टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है,
अगर एक निर्माता जितना कम इनपुट का उपयोग करके अधिक उत्पादन बढ़ करता है, अगर एक मान लो सबसे बेस्ट कंडीशन क्या होती है, किसी व्यक्ति को अपनी कंपनी में इनपुट तो कम लगाना पड़े और उसे अगर आउटपुट आउटपुट ज्यादा मिल जाए, तो हम क्या कहेंगे, ये इसकी जो व्यक्ति है इसकी दक्षता ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा बढ़िया आदमी है, इसकी दक्षता बहुत अच्छी है। ठीक है, तो वहीं पे यही चीज है, इस पॉइंट में हम यही चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कितना, अगर कोई व्यक्ति, कोई निर्माता है, कोई प्रोड्यूसर है, वो कम इनपुट लगा के अगर ज्यादा आउटपुट लेता है, तो ये सीधा सीधा ये शो करता है कि उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। और वहीं पे अगर ज्यादा इनपुट लगा के कम आउटपुट ले रहा है तो एफिशिएंसी कम है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसमें अगर हम बात करें तो निर्माण क्षेत्र में, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के अंदर की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर निर्माण क्षेत्र में श्रम और पूंजी जैसे कॉमन प्लेस है, काफी न्यूनतम कच्चे माल के साथ इनपुट लगाते हैं। ठीक है, मिनिमम रॉ मटेरियल, मिनिमम रॉ मटेरियल इनपुट जैसे लेबर कैपिटल, इनके साथ ये चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। और हालांकि आपको बता दिया जाए कि जो उत्पादन के सभी जो इतने कारक होते हैं ना, वो सब लॉन्ग टर्म के होते हैं, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म के होते हैं, और लॉन्ग टर्म के साथ वो वेरिएबल भी होते हैं, परिवर्तनशील भी होते हैं, लॉन्ग टर्म में परिवर्तनशील हो जाते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है, अब उत्पादन कारक की मात्रा में परिवर्तन करके, अब कुछ फैक्टर्स के अंदर कुछ क्वांटिटीज को चेंज करने के बाद उत्पादक उत्पादन के पैमाने को बदल सकते हैं। ठीक है, और इसे इष्टतम बना सकते हैं, ऑप्टिमल बना सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि उत्पादन बढ़ाने के लिए, ठीक है, उत्पादन बढ़ाने के लिए फर्मों को अनुपातिक रूप से इनपुट स्तरों को बदलना चाहिए। ठीक है, और सर्वोत्तम क्षमता का उपयोग करना चाहिए। यानी अगर आप अपने इनपुट्स को चेंज कर रहे हो, तो उसका जो रेशो है या अनुपात है, वो एक फिक्स अनुपात में उसको चेंज करो। ठीक है, फिक्स अनुपात में चेंज करने से क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम लेवल तक बढ़ेगा, मैक्सिमम इंक्रीज होगा। ठीक है, प्रोडक्शन है, मैक्सिमम लेवल तक इंक्रीज हो जाएगा। और ऐसे परिदृश्य के दौरान, मतलब जब ये सिचुएशन बनती है ना कि हम इनपुट लगा के जो आउटपुट ले रहे हैं वो मैक्सिमम आ रहा है, सर्वोत्तम क्षमता, दक्षता को हम सिद्ध कर रहे हैं, ये चीजें, ऐसे जो परिदृश्य बनते हैं उत्पादन के दौरान, उत्पादन में परिवर्तन के साथ इनपुट में परिवर्तन के बीच संबंध खोजना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, कि ऐसे रिलेशन को खोज निकालना जिससे कितना इनपुट लगे और कितना आउटपुट आए। ठीक है, ये रिलेशन हमें पता करना बहुत जरूरी है। इसके लिए कुछ एजम्पशंस को, कुछ मान्यताओं को माना जाता है। अब ये मान्यताएं क्या है? मान्यताएं ये है कि पहली मान्यता कि प्रोड्यूसर शुड कंसिडर ओनली कैपिटल एंड लेबर। ठीक है, प्रोड्यूसर को क्या मानना है कि कैपिटल और लेबर ही सिर्फ इनपुट फैक्टर है। ठीक है, क्या है कि पूंजी और श्रम ही केवल उत्पादकों के उत्पादन के आगत कारक है। कारकों के रूप में केवल किसको मानना है? पूंजी और श्रम को। ठीक है, दूसरा, बोथ लेबर और कैपिटल को अगर आप ऐड कर रहे हो, जोड़ रहे हो, श्रम और कैपिटल दोनों को एक जोड़ना है, अगर जोड़ना है तो निश्चित अनुपात यानी फिक्स रेशो में जोड़ो। ठीक है, फिक्स रेशो में जोड़ दो। नेक्स्ट, अगली एजम्पशन ये कहती है कि जितने भी कारक हैं, कारकों की जो कीमत है, ठीक है, प्राइस ऑफ दीज फैक्टर्स, इनको क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है, स्थिर रखना है। नेक्स्ट, जो भी प्रोड्यूसर है वो जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है वो लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी है। ऐसा नहीं है कि आज कुछ और है कल कुछ और है। ठीक है, या साल 6 महीने में कुछ ना कुछ नया चेंज कर रहा है। सेम टेक्नोलॉजी निर्माता दीर्घकाल तक एक ही तकनीक का प्रयोग करता है, एक ही तकनीक का प्रयोग करता है। ये चार चीजें हमें मान के चलनी है।
कि assumptions में इस लॉ के अंदर ये 4 चीजें माननी पड़ेंगी, तभी आप चीजें सही कर पाएंगे। ठीक है, और यहां से आपका एमसीक्यू बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। यहां से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, आफ्टर कंसिडरिंग ऑल अबाउ assumptions, अगर सारी assumptions को एक साथ माने, ठीक है, उपरोक्त सभी धारणाओं पर विचार करने के बाद अगर हम कुछ कहें कि हम कुछ समान स्तर पर कुछ एक परिवर्तन लाना चाहते हैं या प्रोपोर्शनली कुछ प्रोडक्शन में चेंज करना चाहते हैं, तो एक ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसका एक ग्राफ बनेगा जो रिटर्न्स टू स्केल ग्राफ कहलाता है, स्केल ग्राफ का प्रतिफल। अब इनपुट लगने की वजह से तीन चीजें हो सकती हैं। वो कभी भी जब इनपुट लगता है ना, इनपुट लगता है तो उसके साथ तीन चीजें हो सकती हैं। एक, दो और तीन। तीन में क्या कि उसका आउटपुट हो सकता है इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, हो सकता है घट जाए, डिक्रीज हो जाए, और हो सकता है कांस्टेंट रह जाए। ठीक है, यानी स्थिर स्थिर हो जाए, बढ़ना बढ़े ना घटे। तो इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, कांस्टेंट रह सकता है। इनपुट में परिवर्तन के तीन आउटपुट हो सकते हैं, अनुपातिक तीन आउटपुट हो सकते हैं। ठीक है, अब अर्थशास्त्रीय निर्माता इसी हिसाब से ग्राफ को बनाते हैं। वो ग्राफ को बनाते हैं और मानते हैं कि देखो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है, ये नीचे वाली, ये कैपिटल और लेबर को शो कर रही है। एक्स एक्सिस जो है ये श्रम और पूंजी का प्रतिनिधित्व कर रही है, और वाई एक्स पे हमें क्या दिखाया है, आउटपुट। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और वाई एक्सिस पे हमें क्या दिखाया, आउटपुट, इधर लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, अब यहां से अगर ग्राफ को समझे, ग्राफ को ड्रॉ करें, ग्राफ को ड्रॉ करें, तो ये ग्राफ की लाइन जो देखो यहां से यूं जा रही है, और ये कंप्लीटली इंक्रीज होता होता जा रहा है, और यहाँ पे आके ये घटना शुरू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर ऑब्जर्व करें इस ग्राफ के अंदर, सेम लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी आफ्टर अप्लाइंग द assumption वन गेट द फॉलोइंग वैल्यूज। अगर यही सेम चीजें हम अपना के चलते हैं, यहाँ पे वैल्यूज दिखा रहे हैं कि 10 कैपिटल और लेबर लगने पर 20 आउटपुट आ रहा है, 12 लगने पर 24 आ रहा है, ठीक है, 20 लगने पर फिर ये आगे 36 दे रहा है, और बाद में जैसे जैसे ये इंक्रीज होता जा रहा है, ये फिर घटता जा रहा है। ये 50 लेबर के बाद, 50 लेबर और कैपिटल के बाद ये केवल 30 का प्रोडक्शन दे रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, एक टाइम ऐसा आएगा बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो टाइप्स ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, तीन टाइप के रिटर्न्स अभी बताए हैं। तीन इनपुट डालने पर तीन तरह के आउटपुट हो सकते हैं। हो सकता है कांस्टेंट रह जाए, इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए। ठीक है, तीन चीजें हो सकती हैं। यही बस चीजें इस डायग्राम में समझाई है मैंने। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट की बात की है, कांस्टेंट की बात की है, तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल पैमाने के अनुसार निरंतर रिटर्न। ठीक है, पैमाने के अनुसार निरंतर रिटर्न क्या होता है, इट मीन्स द इंक्रीजिंग द इनपुट इन प्रोपोर्शन। अगर कांस्टेंट रिटर्न की बात कर रहे हैं हम अभी बात किसी कर रहे हैं कांस्टेंट रिटर्न की, कि जो रिटर्न है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा। तो हम यहाँ पे भी ये कह सकते हैं, इंक्रीजिंग द इनपुट इन प्रोपोर्शन टू गिवन आउटपुट गिव्स द सेम लेवल ऑफ इंक्रीज इन द आउटपुट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। जितना इनपुट डाला उतना आउटपुट बढ़ा, जितना इनपुट घटाया उतना आउटपुट घट गया। ये क्या चीज है, जो कांस्टेंट चीज को दर्शाते हैं, स्थिरता को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम मान लेते हैं कि एक फर्म में जो इनपुट है, आगत को 3 गुना बढ़ा देते हैं, तो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादन स्तर भी 3 गुना बढ़ जाए। इनपुट को 3 गुना बढ़ा दिया, उत्पादन भी 3 गुना बढ़ गया, हो गया कांस्टेंट। इसीलिए फर्म के उत्पादन की प्रक्रिया को काफी लंबा रखा जाता है, तो यह फर्म की उत्पादन प्रक्रिया की लंबी अवधि के दौरान होता है, इसलिए लंबा रखा जाता है इसको।
और आंतरिक और बाहरी जो विषमताओं के बराबर होता है। अब यहाँ पे ना दो शब्द आए हैं, मैं चाहता हूं आप इनको ध्यान में रखें। इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक्स आंतरिक और बाहरी विषमताओं के बराबर होता है। ठीक है, आंतरिक और बाहरी विषमताओं के बराबर होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे डिसइकोनॉमिक्स जो वर्ड है, इसका मैं आपको पहले समझा देता हूँ। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस की बात अगर हम करें, होमोजीनियस प्रोडक्शन यानी सजातीय उत्पादन, सेम टाइप का प्रोडक्शन। ठीक है, सेम टाइप का प्रोडक्शन, उसके अंदर ये काफी अच्छा है, उसका एग्जाम्पल है जैसे फंक्शन ऑफ कॉप डगलस लीनियर प्रोडक्शन। ये वाला तो आप चलो रहने दो अभी। कॉप डगलस रैखिक समरूप उत्पादन फलन है। एक बार इस लाइन को छोड़ दो क्योंकि ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं काउंट हो रहा है। ठीक है, ये वाली लाइन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। और हाँ, अभी मैंने आपको क्या बताया था, इंटरनल और एक्सटर्नल डिसइकोनॉमिक्स, आंतरिक और बाहरी विषमताओं के बारे में बताया था। तो उसको एक्सप्लेन कर देते हैं एक बार। इंटरनल और एक्सटर्नल डिसइकोनॉमिक्स क्या होती हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल डिसइकोनॉमिक्स के अनुसार एडवांटेज इसकी मींस द disadvantages of the large scale production that a firm has to suffer because of its own operations। कुछ आंतरिक जो आंतरिक दिक्कतों की वजह से, ठीक है, कुछ आंतरिक यानी अंदरूनी दिक्कतों की वजह से जो फर्म होती है उसको नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, उसको नुकसान उठाना पड़ता है। कैसे कैसे नुकसान उठाना पड़ता है इसको, ये समझो। उदाहरण के लिए मान लो कहीं पे कोई टूट फूट हो गई भारी लागत के कारण, तकनीकी विषमताएं। ठीक है, अगर इंडस्ट्रीज बनाई गई है तो इंडस्ट्रीज के अंदर बड़ी बड़ी फर्म में छोटे मोटे टूट फूट होती रहती है। टेक्नोलॉजीज के इसी को इसको टेक्नोलॉजीज डिस इकोनॉमिक्स कहते हैं। और क्योंकि ये किसी कंपनी के अंदर हो रहा है अंदरूनी तौर पे, ठीक है, इंटरनल डिस इकोनॉमिक्स का मतलब सिर्फ डिसएडवांटेज है। डिस इकोनॉमिक्स का मतलब यहाँ पे वर्ड लग गया ना, डीआई, डिस डिस इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे अर्थशास्त्र का उल्टा हो गया है। यहाँ पे कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है। ठीक है, और नुकसान का भुगतान किसको करना पड़ता है? फर्म को करना पड़ता है, कंपनी को करना पड़ता है। वहीं पे अगर एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक्स की बात करें तो, ठीक है, एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक्स की बात, एक सेकंड मैं आपके लिए इसको ठीक कर देता हूँ। हाँ जी, चलिए बाहरी विषमताओं के साथ की अगर हम बात करते हैं तो बाहरी विषमताओं, विसंगति का अर्थ बड़े पैमाने पर उत्पादन के नुकसान से। ठीक है, बड़े लेवल पे जब उत्पादन में नुकसान होता है तो इसे एक्सटर्नल डिसइकोनॉमिक्स या बाहरी विषमताएं कहा जाता है। ठीक है, बाहरी विषमताएं कहा जाता है। और उद्योग के सभी फर्मों को तब भुगतान भुगतना पड़ता है, जितने भी उद्योग में सभी फर्म हैं सभी को नुकसान भुगतना पड़ता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जब तो कंपटीशन बहुत टफ हो जाए, स्टिफ कंपटीशन हो जाए, बहुत सारे कंपनीज, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कुरकुरे वाली कंपनी का, कि कुरकुरे स्टार्टिंग में एक बनाता था और अब बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कंपनी कुरकुरे बना रही है। ठीक है, कोई चुलबुले के नाम से, कोई कुरकुरा के नाम से, कोई कुरकुले के नाम से, कुछ भी अलग अलग नामों से बना प्रोडक्ट सेम बना रही है, जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत कड़ा हो गया है। तो धीरे धीरे कंपटीशन भुगतना पड़ रहा है। तो जो एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज होती हैं वो बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन में गिरावट होती है। यहाँ पे भी बड़े पैमाने में प्रोडक्शन में गिरावट होती है, लेकिन ये कंपनी के अंदरूनी मामले हैं। ये कंपनी के कैसे हैं? अंदरूनी मामले हैं, अंदर के मामले हैं। ये बाहर के हैं। ठीक है, बाहर के कॉम्पिटिशन्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे मान लो कोई मशीन में टूट फूट हो गई, वो कंपनी का मामला है, उसको कंपनी को उठाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर बाहर कंपटीशन ज्यादा टफ हो गया तो उस फील्ड में जितनी भी कंपनीज होंगी सभी को नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है,
चलिए वापस आते हैं, हमने इन शब्दों का मतलब समझ लिया है। नेक्स्ट हम एक चार्ट दिखा रहा हूं मैं आपको, जिसके अंदर के से हमने दिखाया है कैपिटल को, एल से दिखाया है लेबर को, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सेम रेशो में इंक्रीज होगा। इसमें रेशो में इंक्रीज होगा, सेम अनुपात में इंक्रीज होगा। जगह 6 और 12 1:2 में है। एक कैपिटल के ऊपर, यानी मान लो 1 रुपए के ऊपर मान लो 2 लेबर लगी हुई है, 1 यूनिट लेबर के ऊपर 2 लेबर लगी हुई है, तो 6 यूनिट कैपिटल की थी, 12 यूनिट लेबर की थी। आउटपुट 600 यूनिट था। इसने सेम लेवल पे दो दो तो बढ़ा दिए कैपिटल के यूनिट, और कितने 4 बढ़ा दिए लेबर की यूनिट। रेशो पलट के फिर से वही आएगा 1:2। ठीक है, इसीलिए जो इंक्रीज हुआ वो 100% हुआ। परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट 100%, क्योंकि सेम रेशो में बढ़ाया है। ठीक है, रेशो चेंज नहीं किया। यहाँ पे आउटपुट में भी सेम 100% बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि 6 कैपिटल मिलके 600 बना रही थी, 6 कैपिटल मिलके 600 बना रहे थे, अब ये 1000 बन रहे हैं, आउटपुट यूनिट 1000 हो गए, तो प्रोडक्शन आउटपुट भी 1000 कर दिया इन्होंने। कांस्टेंट की बात कर रहे हैं ना, तो कांस्टेंट में अब यहाँ पे देखो, इन्होंने फिर सेम रेशो में 1:2 में, यानी दो कैपिटल बढ़ा दी, 4 लेबर बढ़ा दी, प्रोडक्शन इंक्रीज फिर 100, प्रोडक्शन आउटपुट फिर 100। ये जब 100 इनपुट इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट जब दोनों ही सेम रहेगा, इनपुट और आउटपुट जब दोनों ही सेम परसेंटेज में रहेंगे, तो ये क्या है, कांस्टेंट का एग्जांपल है, स्थिरता का एग्जांपल है। नेक्स्ट इंक्रीजिंग का, इंक्रीजिंग में जब कोई घटती लागत के रूप में संदर्भित कर सकता है, तो यह होता है कि उत्पादन की तुलना में उत्पादन के इनपुट में यानी आगतों में एक छोटे से अनुपात में वृद्धि के से उत्पादन का अप्रत्याशित उच्च अनुपात उत्पन्न होता है। यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ इनपुट्स में कम हो जाए, बढ़ जाए, लेकिन आपका जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वन कैन ऑल्सो रेफर इट एज डिमिनिशिंग कॉस्ट, इसको डिमिनिशिंग कॉस्ट भी कहते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को डिमिनिशिंग कॉस्ट भी कहते हैं। कॉस्ट कम पड़ने लग जाती है, और प्रोडक्शन कंपेयर टू आउटपुट प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड हायर प्रोपोर्शन टू द आउटपुट। आउटपुट बढ़ रहा है, ठीक है, आउटपुट बढ़ रहा है, इनपुट चाहे कम लग रहा है, इनपुट चाहे कम हो रहा है, लेकिन आउटपुट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जांपल, प्रोड्यूसर्स डबल द इनपुट कंसर्न द आउट टू कंसर्निंग द आउटपुट, प्रोडक्शन ट्रिपल द प्रोडक्शन ट्रिपल आउटपुट। यानी सिंपल सी बात है, अगर आपने इनपुट को 2 गुना बढ़ा दिया, इनपुट को 2 गुना बढ़ाया, आउटपुट 3 गुना बढ़ गया। ठीक है, ये कह रहा है यहाँ पे। इससे फर्म के अंदर कोई कह सकता है कि फर्म के पैमाने में बढ़ते हुए प्रतिफल का अनुभव किया है। तो एक्सपीरियंस कैसा होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, और ये भी हमारा लॉन्ग टर्म प्रोसेस का हिस्सा है। रिटर्न टू स्केल, इसे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहते हैं। ठीक है, आरटीएस में वृद्धि हो रही है, आरटीएस यानी रिटर्न्स टू स्केल, आरटीएस का मतलब रिटर्न्स टू स्केल होता है। और फाइनली हम कह सकते हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ फर्म प्रोडक्शन फैक्टर्स लाइक डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर की क्षमता के कारण ही ये बढ़ता है। इसके हिसाब से ये ग्राफ कैसे बनेगा, सॉरी ग्राफ के चार्ट ही देख लो बस, इसमें सफिशिएंट है, ग्राफ इसकी जरूरी नहीं है। के कैपिटल एल लेबर 1:2 में है, इसने सीधा उठा के इसको डबल कर दिया, 2:4, रेशो सेम है, 1:4:8। ठीक है, सेम बढ़ाया, या इसको 2 बढ़ा दिया, इसको 4 बढ़ा दिया, बात तो वही आएगी। 1:2 में इनपुट आउटपुट पहले 200 था, अब 450 हो गया। इनपुट 100% था, इनपुट 100% बढ़ा, आउटपुट 160 बढ़ गया। इनपुट फिर 100% बढ़ता है, आउटपुट 120% बढ़ता है। यानी यहां से ये वाला, ये साइड बड़ी है, आउटपुट ज्यादा, इनपुट कम, ये
शो अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल की बात कर रहे हैं। इसकी बात करें इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की। अब डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ये उल्टी सिचुएशन हो जाएगी, बिल्कुल उसका उल्टा डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल कहा जाता है इसको। अब यहाँ पे फैक्टर वही चीज घटनी शुरू हो जाती है। आपका इनपुट कितना भी बढ़ जाए, आपका आउटपुट घट रहा है, कमी ला रहा है। उदाहरण के लिए किसी फैक्ट्री के उत्पादन में प्रक्रिया के दौरान आउटपुट के संबंध में 60% की वृद्धि की जाती है, लेकिन आउटपुट में केवल 33%। यानी इनपुट तो ज्यादा बढ़ गया, इनपुट को 60% बढ़ाया, लेकिन आउटपुट में सिर्फ 33% बढ़ा। तो इसे घटते हुए पैमाने पैमाने की बात की जाएगी। इसको अरे इसको घटते हुए पैमाने पर बोला जाएगा। ठीक है, एक फर्म की कम दक्षता या उत्पादन इसका कारण बनता है, इसका कारण बनता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अगर इसी हिसाब से बात कर रहे हैं तो देखो 100%, 80%, 175। अब यहाँ पे ये ज्यादा है, आउटपुट आउटपुट सॉरी इनपुट 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 बड़ा है, इनपुट बड़ा है आउटपुट से। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में इनका रेशो सेम रहेगा, इनका रेशो देखो सेम रहेगा। मैंने हर बार बताया आपको, प्रोपोर्शनैलिटी रेशो हर बार सेम रहेगा। ये फिर से एक रेशो 2 में 10 से 20 है, ये 2 बढ़ा तो ये कितना बढ़ा है, 4 बढ़ गया है। फिर ये 2 बढ़ रहा है, ये 4 बढ़ गया है। यानी रेशो हर बार कट पिट के सेम ही आएगा, 1:2। ये 12:24, 14:28। ठीक है, रेशो सेम रहेगा, रेशो सेम रहता है, टेक्नोलॉजी सेम रहती है, टेक्नोलॉजी सेम रहती है, रेशो सेम रहता है। उसके बाद सिर्फ इनपुट और आउटपुट्स के बेसिस पे हम इन चीजों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, चलिए ये चीज मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इंटरनल इंटरनल डिसइकोनॉमिस और एक्सटर्नल डिसइकोनॉमिस। ये एक्चुअली में विसंगतियां हैं। ठीक है, इनको विसंगति बोलते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ नुकसान को दिखाते हैं कि कोई नुकसान फैक्ट्री के अंदर होता है जिसका खर्चा फैक्ट्री को उठाना पड़ता है, फर्म को उठाना पड़ता है, तो वो इंटरनल डिसइकोनॉमिस है। और अगर बाहर के बेसिस पे कोई नुकसान हो रहा है, बाहर फैक्ट्री के बाहर किसी रीजन की वजह से अगर प्रोडक्शन में कमी आती है, तो उसको एक्सटर्नल डिसइकोनॉमिस कहते हैं। ठीक है जी, तो इससे आसान भाषा में समझाना शायद पॉसिबल नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि लास्ट वीडियो रहने वाली है हमारी इस सीरीज की, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस। और इसके बाद एक पोर्शन हम HSSC CET मेंस के सिलेबस में से कंप्लीट करने वाले। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।